Hello. In this video, we will start with electrostatics. Electrostatics is the study of charges at rest. यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम उन चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं जो रेस्ट पे होते हैं. अब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा चार्ज क्या होता है. चार्ज इज द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इस लाइन को समझते हैं. अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है, इसका मतलब है उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है. एक्सेस मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, या उसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि कम इलेक्ट्रॉन्स है. तो अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है, इसका मतलब या तो उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है या उसके पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स है. अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है तो ऐसी चार्ज्ड बॉडीज को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है, ये पूरा चार्ज पे डिपेंड करता है. हम सीखेंगे 12th स्टैंडर्ड में डेप्थ में सीखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये सब चार्ज पे डिपेंड क्यों करते हैं. ओके, तो फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि कोई भी बॉडी चार्ज तब होती है जब उसके पास जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो या जरूरत से कम इलेक्ट्रॉन्स हो. और ये जो चार्ज्ड बॉडी है, ये इसे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स फील होंगे. चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है. चार्ज दो टाइप का होता है. चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. तो नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है? अगर आपको किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स दे दो. अगर किसी बॉडी को आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दोगे तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. अगर आप अपनी खुद की बॉडी को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दोगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बाहर से इलेक्ट्रॉन्स लाके आप अपनी बॉडी पे डाल दोगे, तो आपकी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. इसका सबसे फेमस एग्जांपल है जब एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया जाता है तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स निकल के सिल्क के पास चले जाते हैं. तो क्योंकि सिल्क के पास इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो सिल्क नेगेटिवली चार्ज बन जाता है. बॉडी पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है. अगर किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ते हैं. सो अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट. तो अगर मैं किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे. अगर मैं आपकी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूं तो आपकी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी. बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो उसे प्रोटॉन सप्लाई नहीं कर सकते. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है मतलब प्रोटॉन सप्लाई किया है, ऐसा नहीं है. पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, ना कि प्रोटॉन सप्लाई किए हैं. एग्जाम्पल है, जब ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया जाता है तो जो ग्लास है अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, इसीलिए ग्लास पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है. So let us see a small MCQ on this concept. जब एक बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है तो उसके मास के साथ क्या होगा? उसका मास इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन्स द सेम रहेगा, या चार्जिंग मटेरियल पे डिपेंड करेगा? 2 मिनट सोचिए. ओके, जो करेक्ट आंसर है वो डिक्रीज है. क्यों? क्योंकि बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज किया है, उसके इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए हैं. अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लोगे तो बॉडी का मास कम हो जाएगा. अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर इलेक्ट्रॉन्स का मास तो बहुत ही कम होता है. सर हाँ, बिल्कुल होता है, बहुत ही कम. तो डिक्रीज तो होगा उसका बॉडी का मास, पर बहुत ही थोड़ा सा डिक्रीज होगा. डिक्रीज होगा पर बहुत थोड़ा सा, पर डिक्रीज तो होगा ना. भले नेग्लिजिबली डिक्रीज हो, पर डिक्रीज तो होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा. अगर आप बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लोगे तो भले ही नेग्लिजिबली डिक्रीज हो, पर डिक्रीज तो होगा ही होगा उसका मास. तो अगर एक बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है तो उसका मास डिक्रीज होगा. अगर किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहा है. इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने का मतलब है मास नेग्लिजिबली इंक्रीज होगा. अब देखते हैं चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है.
चार्जेस की पहली प्रॉपर्टी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसको कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो अगर 2 कूलम चार्ज है तो इस 2 कूलम चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी प्रॉपर्टी, चार्ज को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एल्जेब्रिकली, मतलब जैसे नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वैसे ही चार्ज को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। वेक्टर एडिशन की कोई जरूरत नहीं है। 2 कूलम प्लस 5 कूलम 7 कूलम होता है, -3 कूलम प्लस 6 कूलम 3 कूलम होता है। जैसे हम नॉर्मल एल्जेब्रा करते हैं, नॉर्मल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही चार्जेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगला कंसेप्ट है, अगली प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फिजिक्स में ये। आप चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चार्ज को सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। द टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स द सेम। मतलब चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। जो टोटल चार्ज होगा वो सेम रहेगा। चौथी प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। एक जैसे हैं वो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। जो अलग अलग है वो अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। लेकिन यहां पे एक काम की बात यह है, ये 2 पॉइंट्स बहुत काम के। न्यूट्रल और पॉजिटिव बॉडी भी अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को, न्यूट्रल और नेगेटिव बॉडी भी अट्रैक्ट करती है। यानी कि न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट हो सकती है, न्यूट्रल बॉडीज कैन शो अट्रैक्शन, लेकिन न्यूट्रल बॉडीज कभी रिपेल नहीं होते। रिपेल कौन होते हैं? रिपेल हमेशा अपोजिटली चार्ज्ड बॉडीज होते हैं। अगर बॉडीज अपोजिटली चार्ज्ड है तो रिपेल होंगे, जबकि न्यूट्रल बॉडीज अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। ओके, इसका मतलब है कि जो न्यूट्रल बॉडीज हैं वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्यों न्यूट्रल बॉडीज अट्रैक्ट हो सकते हैं, देखते हैं। हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड है। ओके, किसी तरीके से इसको पॉजिटिवली चार्ज बनाया है और यहां पे एक न्यूट्रल बॉडी है। क्यों ये न्यूट्रल बॉडी इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास अट्रैक्ट होती है, लेट अस सी। आप देख सकते हैं ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो न्यूट्रल बॉडीज के कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां जमा होना चालू हो जाएंगे इस तरफ। तो आप देख सकते हो न्यूट्रल बॉडीज के इलेक्ट्रॉन्स यहां जमा होना चालू हो गए। क्यों जमा हुए? क्योंकि उन्हें प्लस के पास जाना है। तो न्यूट्रल बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स यहां प्लस के पास जमा हो गए, एकदम यहां इस तरफ, ताकि एकदम प्लस के पास आ सके। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां जमा हो गए तो यहां पे ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। तो एक्चुअली यहां से इलेक्ट्रॉन भाग के यहां पे आ गए, क्योंकि उन्हें प्लस दिखा ना, उन्हें प्लस दिखा तो इलेक्ट्रॉन्स यहां भाग के आ गए। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां से भाग गए तो यहां बचेगा क्या? यहां पॉजिटिव चार्ज बचेगा। क्या ये न्यूट्रल बॉडी चार्ज्ड है? नहीं, ये अभी भी चार्ज नहीं है। सिर्फ इसका जो चार्ज है वो रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर यहां पे -2 कूलम है तो यहां +2 कूलम है। ओवरऑल ये बॉडी चार्ज हुई क्या? अभी भी नहीं, अभी भी ये बॉडी चार्ज नहीं है, अभी भी ये न्यूट्रल है। अब ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट होगा और ये अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होगा। ये जो पॉजिटिव है ये इस पॉजिटिव से रिपेल होगा। लेकिन ये रिपल्शन वीक होगा। ये रिपल्शन वीक क्यों होगा? क्योंकि देखो इनमें गैप ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, इसीलिए अट्रैक्शन स्ट्रांग, डिस्टेंस ज्यादा, रिपल्शन वीक। तो ओवरऑल अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्शन भी होगा, लेकिन अट्रैक्शन जीतेगा एंड ओवरऑल दिस न्यूट्रल बॉडी विल गेट अट्रैक्टेड।
तो न्यूट्रल बॉडीज अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि न्यूट्रल बॉडीज के चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इसीलिए न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट होते हैं. द नेक्स्ट स्टेटमेंट, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज. मतलब अगर कोई बॉडी रिपल्शन दिखा रही है तो पक्का उस पे चार्ज है. लेकिन अगर कोई बॉडी अट्रैक्शन दिखा रही है तो वो न्यूट्रल भी हो सकती है, चार्ज भी हो सकती है. यानी कि चार्ज प्रेजेंट है ये पक्का करने के लिए, ये श्योर करने के लिए रिपल्शन होना जरूरी है. क्योंकि अट्रैक्शन तो चार्ज बॉडी भी हो सकती है और न्यूट्रल बॉडी भी हो सकती है. अब इस कंसेप्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं. 5 बॉडीज हैं, ए बी सी डी ई. ओके, बी और सी रिपेल कर रहे हैं, सी और डी रिपेल कर रहे हैं, डी और ई रिपेल कर रहे हैं, ए और बी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ए और ई अट्रैक्ट कर रहे हैं. ए का चार्ज क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले 5 बॉडीज बना लेते हैं. ए बी सी डी ई. बी और सी रिपेल कर रहे हैं तो ये दोनों रिपेल कर रहे हैं. सी और डी भी रिपेल कर रहे हैं, सी और डी रिपेल. और डी और ई भी रिपेल कर रहे हैं. ओके, ये सारे बॉडी रिपल्शन दिखा रहे हैं, मतलब पक्का इसमें कोई ना कोई चार्ज है. बी पे भी पक्का कोई ना कोई चार्ज है, सी पे भी कोई ना कोई चार्ज है, डी पे भी कोई ना कोई चार्ज है, ई पे भी कोई ना कोई चार्ज है, क्योंकि ये चारों बॉडीज रिपल्शन दिखा रहे हैं. मान लेते हैं कि बी पे पॉजिटिव चार्ज है, बी और सी रिपेल हो रहे हैं, मतलब सी पे भी पॉजिटिव चार्ज है. सी और डी रिपेल हो रहे हैं, मतलब पक्का डी पे भी पॉजिटिव चार्ज है. डी और ई रिपेल हो रहे हैं, मतलब पक्का ई पे भी पॉजिटिव चार्ज है. अब ए और बी अट्रैक्ट हो रहे हैं, ए और बी अट्रैक्ट. अब अगर बी पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, क्योंकि अट्रैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट हो सकती है. तो ए कैन बी नेगेटिव और न्यूट्रल. ए और ई भी अट्रैक्ट कर रहे हैं. अगर ई पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है. दिस इज केस 1. केस 2, बी को नेगेटिव मानते हैं तो सी भी नेगेटिव, डी भी नेगेटिव, ई भी नेगेटिव. ए और बी अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ए पॉजिटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है. सिमिलरली ए और ई अट्रैक्ट हो रहे हैं, ई अगर नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है. तो फाइनल आंसर इज कांट बी डिटरमाइंड. ए नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. सो द आंसर इज कांट बी डिटरमाइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में बी और सी रिपेल कर रहे हैं, सी और डी अट्रैक्ट, डी एंड ई रिपेल, ए एंड बी अट्रैक्ट, ए एंड ई अट्रैक्ट. तो यहां पे बनाता हूं मैं ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई. बी और सी रिपेल, क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं मतलब पक्का बी भी चार्ज है और सी भी चार्ज है. सी और डी अट्रैक्ट, यहां पे रिपेल लिख देता हूं, सी और डी अट्रैक्ट. डी और ई रिपेल, डी और ई रिपल्शन दिखा रहे हैं मतलब पक्का ये दोनों भी चार्ज है. बी और सी भी रिपल्शन दिखा रहे हैं, डी और ई भी रिपल्शन दिखा रहे हैं, मतलब बी सी डी ई तीनों चारों चार्ज है. ए और ई अट्रैक्ट हो रहे हैं, ए और ई अट्रैक्ट, ए और बी भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, ए और बी अट्रैक्ट. मान लेते हैं बी पॉजिटिव है, बी और सी रिपेल हो रहे हैं, ये बी सी डी ई चारों चार्ज है, पक्का चार्ज है.
अब बी और सी रिपेल हो रहे हैं तो पक्का सी भी पॉजिटिव होगा। सी और डी अट्रैक्ट हो रहे हैं, सी पॉजिटिव है तो डी नेगेटिव। डी और ई रिपेल हो रहे हैं, डी नेगेटिव है तो ई भी नेगेटिव। अब ए को देखो, ए ई से अट्रैक्ट हो रहा है मतलब ए नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रहा है। ए बी से भी अट्रैक्ट हो रहा है मतलब ए पॉजिटिव से भी अट्रैक्ट हो रहा है। ए नेगेटिव से भी अट्रैक्ट हो रहा है, ए पॉजिटिव से भी अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब पक्का ए का आंसर है न्यूट्रल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए इज न्यूट्रल। आखिरी प्रॉपर्टी चार्ज की, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। ओके, तो अब हम इस क्वांटाइज्ड का मतलब समझते हैं। सपोज इस दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी है जो साबुन बनाती है। देयर इज जस्ट वन कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स सोप, और वो एक ही कंपनी सिर्फ 150 ग्राम के पैकेट का साबुन बनाती है। यानी कोई छोटा बड़ा पैकेट नहीं है, सिर्फ 150 ग्राम का पैकेट अवेलेबल है। तो अगर आप मार्केट में जाओगे तो कितना साबुन खरीद सकते हो? सबसे पहले तो आप 0 ग्राम साबुन खरीद सकते हो, आपको साबुन खरीदनी ही नहीं है, 0 ग्राम साबुन खरीद के घर आ सकते हो। दूसरा, आप 150 ग्राम साबुन खरीद सकते हो, या अगर आपने 2 पैकेट खरीदे तो 300 ग्राम साबुन, 3 पैकेट खरीदे तो 450 ग्राम साबुन, 4 पैकेट खरीदे तो 600 ग्राम साबुन। विल यू बी एबल टू परचेस 100 ग्राम सोप? नो। विल यू बी एबल टू परचेस 30 ग्राम सोप? नो। सो जब आप सोप खरीदने जाओगे, इस फिक्टिशियस दुनिया की सोप खरीदने जाओगे, तो या तो आप 0 ग्राम या 150 या 300 या 450 या 600 या 750 ग्राम साबुन ही खरीद सकते हो। तो हम बोलेंगे दैट द क्वांटिटी ऑफ सोप इज क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज्ड का मतलब है कुछ ही वैल्यूज अलाउड है, बीच की सारी वैल्यूज अलाउड नहीं है। कौन कौन सी वैल्यूज अलाउड है? 0, 150, 150 इंटू 2, 150 इंटू 3, 150 इंटू 4। तो ये सारी वैल्यूज अलाउड है। तो कोई भी क्वांटिटी क्वांटाइज्ड कब होती है? कोई भी क्वांटिटी क्वांटाइज्ड तब होती है जब उसे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल 150 ग्राम इज क्वांटाइज्ड। 150 ग्राम इज क्वांटाइज्ड बिकॉज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 0, 1, 2, 3, 4। तो यहां पे 150 ग्राम क्वांटाइज्ड है। सिमिलरली चार्ज भी क्वांटाइज्ड है। द चार्ज ऑन एन बॉडी इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई बॉडी है, उसमें से अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, ओके, तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतना चार्ज उस बॉडी पे होगा। सो दिस इज अलाउड, दिस चार्ज इज अलाउड। अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। किसी बॉडी से 5.5 इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो क्या? नहीं, तो वो चार्ज अलाउड नहीं है। So what values of charge are allowed? 1 into 1.6 into 10 to the power -19, 2 into 1.6 into 10 to the power -19, 3 into 1.6 into 10 to the power, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये चार्ज होगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 4 into 1.6 into 10 to the power -19। इन जनरल चार्ज का फॉर्मूला है E into 1.6 into 10 to the power -19, वेर E इज आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले या कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए, सॉरी N इज कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले या कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए, E is the charge on 1 electron. So this is the value of charge which is possible. इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करता है? 6.4 into 10 to the power -19, डज इट एग्जिस्ट? तो फॉर्मूला है Q इक्वल टू NE। Q का वैल्यू दिया है 6.4 into 10 to the power -19, N का वैल्यू पता नहीं, E का वैल्यू पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये कट जाएगा, N का वैल्यू आएगा 6.4 डिवाइड बाय 1.6 विच इज 4। क्या 4 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है।
इसका मतलब ये चार्ज एग्जिस्ट करता है। डज द चार्ज 6 इंटू 10 टू द पावर -19 एग्जिस्ट? देखते हैं। Q इक्वल टू एनी, चार्ज का वैल्यू दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर -19, n पता नहीं, और E है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। E का वैल्यू आपको बाय हार्ट रखना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये कट जाएगा। n का वैल्यू आ रहा है 6/16 विच इज 60/16, 4 से कट करेंगे तो 15, 4। क्या 3.75 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब ये चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। तो n का वैल्यू इंटीजर आना चाहिए, ये ऐसे डेसिमल नहीं होने चाहिए उसमें। n का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये चलेगा। 3.75 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाला चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है? हमें पता है Q इक्वल टू एनी, चार्ज दिया है 1 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता नहीं, E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। 10 टू द पावर -19 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बचेगा। ओके, इसको मैं 10 इंटू 10 टू द पावर 18 करूंगा। 10 डिवाइड बाय 16, 100 डिवाइड बाय 16, 100 बाय 16 हो जाए 50/8, 25/4, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो -1 कूलम चार्ज तब जमा होगा जब इतने इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे जमा हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो मटेरियल्स है, वो सब्सटेंसेस है जो चार्ज को फ्लो होने दें। एग्जाम्पल मेटल्स, मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स, दे अलाउ चार्ज टू फ्लो। तो ये एक मेटल है, मान लेते हैं यहां पे नेगेटिव चार्ज हमने जमा कर दिया। इस मेटल के ऊपर कहीं से तो हमने नेगेटिव चार्ज लाके यहां जमा कर दिया। थोड़ी देर बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है, क्या ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास रहना चाहते हैं? नहीं रहना चाहते, एक दूसरे को रिपेल करना चाहते हैं, तो ये दूर जाना चाहते हैं। और क्योंकि ये कंडक्टर है, ये दूर जाने देगा, ये फ्लो होने देगा, करेक्ट ना? क्योंकि कंडक्टर फ्लो होने देता है, तो ये नेगेटिव चार्ज को फ्लो होने की परमिशन है। तो ये नेगेटिव चार्ज फ्लो होते 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 एकदम दूर जा जाके कितना दूर जा सकते हैं? कंडक्टर के सरफेस तक। तो कंडक्टर की खासियत है, अगर एक जगह पे चार्ज डालोगे ना कंडक्टर के, वो दूर भाग जाएगा चार्ज, क्योंकि सारे नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके दूर भागेंगे। कब तक दूर भागेंगे? जब तक उनको दूर भागना अलाउड है। कब तक दूर भागना अलाउड है? इस मेटल के एंड तक दूर भागना अलाउड है। तो ये मेटल के एकदम दूर भाग जाएंगे, तो कंडक्टर्स मेटल के एकदम एंड तक पहुंच जाएंगे। तो द चार्जेस विल रीच द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो यहां हमें एक इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिली, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस, मतलब जब फाइनल कंडीशन आ जाएगी, जब फाइनल कंडीशन आ जाएगी तो जो चार्ज होगा वो हमेशा मेटल के आउटर सरफेस पे मिलेगा। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कोई भी फ्री चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं मिलेगा। ओके, तो कंडक्टर के अंदर आपको फ्री चार्ज नहीं मिलेगा अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। लेट अस सी नॉन कंडक्टर क्या होता है। नॉन कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो चार्ज को फ्लो नहीं होने देते। एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, ये सब नॉन कंडक्टर है। तो हमारे पास एक नॉन कंडक्टर है, यहां पे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन ये नॉन कंडक्टर उन्हें फ्लो नहीं होने देगा। तो थोड़े टाइम बाद भी आपको ये चार्जेस यहीं पे मिलेंगे, क्योंकि नॉन कंडक्टर सरफेस है, वो फ्लो नहीं होने देगा। तो नॉन कंडक्टर की खासियत, जहां चार्ज छोड़ के जाओगे वहीं चार्ज मिलेगा, चार्ज भाग के नहीं जाएगा।
कंडक्टर में चार्ज भाग के एकदम उसके आउटर सरफेस पे चला जाता है, नॉन कंडक्टर में चार्ज जहां है वही रह जाता है। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर, जिसमें मेटल्स के ऊपर चार्ज फैल जाता है, इस कंसेप्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक मेटालिक स्फीयर है, उसके ऊपर चार्ज 10 कूलम है। तो एक मेटालिक स्फीयर है, उसके ऊपर 10 कूलम है। इज टच्ड विथ अनदर मेटल स्फीयर हैविंग चार्ज -4 कूलम। इन दोनों को टच कर दिया, तो टच कर दिया तो क्या होगा, 10 कूलम और -4 कूलम जब टच होंगे तो 10 - 4 6 कूलम बचेगा। तो इन दोनों के पास मिला के 6 कूलम है। एंड देन सेपरेटेड, अब इनको सेपरेट किया तो 6 कूलम में से पहले वाले के पास 3 कूलम और दूसरे वाले के पास 3 कूलम आ जाएगा। फिर लिखा है द सेकेंड स्पीयर इज देन टच टू ए थर्ड न्यूट्रल स्पीयर। जो सेकेंड स्पीयर जिसके पास अब 3 कूलम है, उसे एक न्यूट्रल के साथ टच कर दिया। तो अब इन दोनों के पास, ये 3 कूलम है, 0 कूलम है, तो अब दोनों के पास मिला के 3 कूलम है। ओके, पूरा चार्ज फैल गया इसके ऊपर। क्यों फैल रहा है ये चार्ज, क्योंकि ये मेटल है, मेटल के ऊपर चार्ज फैल जाता है, तो इन दोनों के ऊपर 3 कूलम फैल जाएगा। फिर इसको सेपरेट किया तो सेकंड वाले के पास अब 1.5 कूलम और थर्ड वाले के पास 1.5 कूलम है। तो दिस इज द आंसर। पहले वाले के पास 3 कूलम, दूसरे वाले के पास 1.5 और तीसरे वाले के पास 1.5 कूलम रहेगा। अब हम देखते हैं किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो उसको चार्ज करने के लिए क्या मेथड है। पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जो आपने बचपन में सीखा होगा। जैसे कि जब आप किसी प्लास्टिक कोम को अपने ड्राई हेयर पे रब करते हैं तो प्लास्टिक कोम बिकम्स चार्ज्ड। सिमिलरली किसी बलून को जब आप अपने बालों से रगड़ते हैं तो बलून चार्ज हो जाता है। विंटर में ब्लैंकेट्स के ऊपर जब आप अपना हाथ घुमाते हो तो वो चार्ज हो जाता है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हम इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, ये ऑलरेडी आपने बहुत ही छोटे क्लासेस में पढ़ लिया है। वी विल स्टडी चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है फिजिकली टच किए बिना कैसे चार्ज किया जाए। इंडक्शन का मतलब फिजिकली टच किए बिना इफेक्ट दिखा देना। तो लेट अस सी हाउ टू चार्ज बाय इंडक्शन। तो सबसे पहले हम एक मेटालिक स्पीयर लेंगे। ओके, और उसको इस स्टैंड के ऊपर रखेंगे। ये एक इंसुलेटर है। तो एक मेटालिक स्पीयर को एक इंसुलेटर पे रख दिया। इंसुलेटर इसीलिए क्योंकि मेटालिक स्पीयर को आप टच करोगे तो आपको करंट लग सकता है। तो हम लोग इंसुलेटर पे टच करेंगे। इंसुलेटर की मदद से चार्ज जमीन पे जाएगा भी नहीं। ओके, जो चार्ज है वो मेटालिक स्पीयर पे रह जाएगा। अब इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आते हैं। ओके, तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है और ये मेटालिक स्पीयर है। तो मेटालिक स्पीयर के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जमा हो जाएंगे। पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां जमा हो जाएंगे। तो मेटालिक स्पीयर के इलेक्ट्रॉन्स यहां जमा हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां जमा हो गए तो यहां पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा। ऑफ कोर्स अगर इलेक्ट्रॉन्स भाग के यहां आ गए तो यहां क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या ये स्पीयर अभी चार्ज्ड है? नहीं, ये स्पीयर अभी चार्ज नहीं है, सिर्फ इसका चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर ये -2 कूलम है तो ये +2 कूलम है। इट इज स्टिल नॉट चार्ज्ड। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इन द नेक्स्ट स्टेप ये साइड नेगेटिव। अगले स्टेप में
इस एंड को ग्राउंड कर देंगे। जैसे हम ग्राउंड करेंगे, ऑल पॉजिटिव चार्ज विल गो टू ग्राउंड। अब सिर्फ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बचा। नेक्स्ट स्टेप, इस रॉड को हटा दो, ग्राउंड को हटा दो। तो रॉड को भी हटा दिया, ग्राउंड को भी हटा दिया, क्या बचा? नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। तो क्या हमने रॉड को टच किया स्पीयर के साथ? रॉड इन दोनों को टच नहीं किया, तब भी इसके पास फाइनल चार्ज आ गया। इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। नाउ चार्जेस को लेके आखिरी कंसेप्ट, कैसे पता किया जाए कि किसी डिवाइस पे चार्ज है कि नहीं। तो इसके लिए हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? ये एक डिवाइस है और ये डिवाइस चार्ज को डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं करता, डिटेक्ट करता है। ये डिवाइस एक ऐसा ग्लास का जार होता है। दिस इज ए जार मेड अप ऑफ ग्लास, और इस जार के अंदर होता है वैक्यूम, यानी हवा नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। फिर ये आप देख रहे हो, ये कॉपर का वायर है, इसके ऊपर एक कॉपर का छोटू सा डिस्क होता है। और नीचे होती हैं गोल्ड की दो लीव्स इस तरीके से। ओके, ये है गोल्ड की लीव्स, गोल्ड लीफ। एकदम पतली होती है गोल्ड लीफ, एकदम इस तरह से पतली पतली सी, ऐसी इस तरह से पतली पतली, एकदम पतली, पेपर से भी पतली होती है गोल्ड लीफ। नाउ लेट अस सी ये काम कैसे करता है। जैसे इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के पास यहां पे अगर हमने पॉजिटिव चार्ज लाया और इसको टच कर दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज, और ये मेटल है, कॉपर का बना है, तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज इस मेटल पे फैल जाता है। और ये पॉजिटिव चार्ज गोल्ड के लीफ पे भी फैल जाता है। तो उस वजह से गोल्ड की लीफ एक दूसरे से दूर भागती है, क्योंकि ये गोल्ड का लीफ भी पॉजिटिव चार्ज है, ये गोल्ड का लीफ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो गोल्ड की लीफ ऐसी दूर हो जाती है। अगर गोल्ड की लीफ दूर हो गई, हम समझ जाएंगे कि रॉड पॉजिटिव है, सॉरी रॉड चार्ज है। तो जैसे ही इसके ऊपर चार्ज आता है तो गोल्ड की लीफ दूर चली जाती है। अगर गोल्ड की लीफ दूर नहीं जाती तो हम समझ जाते हैं ये रॉड अनचार्ज्ड है। तो दिस इज हाउ अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वर्क्स। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक गोल्ड लीफ है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। उस पॉजिटिवली चार्ज को नेगेटिव रॉड से टच किया तो उसके लीव्स क्या करेंगे? आप 2 मिनट सोचिए। इस क्वेश्चन का आंसर है पहले कोलैप्स होंगे फिर दूर जाएंगे। क्या रीजन है? पहले गोल्ड लीफ पॉजिटिव था, यानी कि पहले लीफ दूर थे, ठीक है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव, इसके ऊपर भी पॉजिटिव, दोनों लीव्स दूर थे। जैसे ही मैं नेगेटिव रॉड टच करूंगा तो ये जो लीफ है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। जैसे ही नेगेटिव आएगा इनकी पॉजिटिविटी खत्म होती जाएगी और ये लीव्स धीरे धीरे पास में आएंगे। ओके, अभी डिस्चार्ज हो चुके हैं लीव्स, लेकिन ये रॉड हाईली नेगेटिव है, यानी कि थोड़ा सा नेगेटिव नहीं और नेगेटिव चार्ज हमने सप्लाई किया है। तो अब इसके पास नेगेटिव आएगा और इसके पास नेगेटिव आएगा, ये फिर से फैलेगा। तो पहले पॉजिटिव चार्ज डिस्चार्ज होके पास में आएगा, फिर नेगेटिव चार्ज होके फिर दूर जाएगा। तो आंसर इज सी।